इस मतलब हम लोग कैलेंडर ईयर की बात करें, इसमें 7% ज़्यादा घरों की बिक्री हुई। साथ ही इस साल 2010 के बाद सबसे ज़्यादा घरों की रिकॉर्ड बिक्री हो सकती है और ये इस बात का संकेत है कि रियल एस्टेट में काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है। बातचीत करेंगे हम ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के CFO अतुल गोयल जी से। अतुल जी, स्वागत है आपका। और हम लोग मूड चेक आपसे मैं लेता रहता हूँ बीच बीच में। कल दरअसल एक रिपोर्ट आई JLL की, जो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो बड़ी दिलचस्प मुझे लगी। ओवरऑल नंबर में देखा तो 7% की ग्रोथ दिखा रहे थे, लेकिन फिर मुझे इसमें और डीप डाइव मैंने किया तो साउथ का मार्केट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। 6222 घर बेंगलुरु में बिके हैं, चेन्नई में 1483 और 93-43 इस तरीके की ग्रोथ दिख रही परसेंटेज में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों के ऊपर महंगाई का? नीरज जी, देखिए, महंगाई है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ी है। अगर आप देखें यूनिट टू पर कैपिटा इनकम बेंगलोर में 16x है, और अगर आप ऑल ओवर इंडिया दूसरे बड़े सिटीज में देखें तो 24x है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि अफोर्डेबिलिटी बेंगलोर में बहुत ही बढ़िया है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मेरा मानना यह है कि अगर आप 2010 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2010 में इंटरेस्ट रेट 10% के आसपास था, तब भी हाईएस्ट सेल्स रेजिडेंशियल की हुई थी। तो इंटरेस्ट रेट, दूसरा मेरा मानना यह है कि ये लॉन्ग टर्म प्ले है। आदमी को भी पता है, या जो घर ले रहा है, कि वो 15 साल या 20 साल का लोन है, वो फ्लोटिंग रेट पे होता है, तो बढ़ना और कम होना इंटरेस्ट रेट का चलता रहता है, और जो भी बढ़ता है या घटता है वो सब आपके ड्यूरेशन में होता है। EMI मोर और लेस सेम रहती है। तो मेरे को लगता है इससे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है। एंड अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली ITS ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का बेंगलोर में या चेन्नई में बहुत अच्छा है, और इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, और ये इम्पैक्ट ऑफिस मार्केट में भी दिखता है। न, इसमें कोई शक नहीं। और ये 10 साल की मंदी के बाद ये सेक्टर पूरी तरीके से अपने आप को रिकवर कर रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब 20 साल 30 साल का आप लोन लेते हैं तो फिर 1-2% के ऊपर नीचे चलते रहते हैं, आगे फिर वो कम भी हो सकते हैं। ये फैक्टर्स एक रहता है। गोयल साहब, एक चीज़ बताइए कि जैसे नॉर्मल रूटीन में तो बिक्री चली रही है, अब ये त्योहारी सीज़न है, बहुत सारे लोग इस समय आके बुकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आपने बना के दिए भी होंगे। क्या फ़र्क दिख रहा है? किस तरीके की फुटफॉल है? आप लोगों के पास इंक्वायरीज आ रही होंगी, किस तरीके के माहौल है? देखिए, इंक्वायरीज बहुत अच्छी है। खाली एक चेंज है कि लोग अभी भी 3 बेडरूम 4 बेडरूम ज्यादा चाहते हैं। छोटे मकान जो अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कर रहे थे, उसमें लोगों का 3-4 BHK या 2 बेडरूम प्लस स्टडी, उसकी डिमांड ज्यादा है। तो उसी हिसाब से हमने भी अपने जो स्टॉक है उसको चेंज किया है, और डिमांड बहुत अच्छी है। लोग अभी भी आ रहे हैं। लोग बुकिंग जो है, मेरे को लगता है आपने देखा कि पिछले 20 दिन श्राद्ध में गए तो उसमें थोड़ी सी बुकिंग कम हुई है। वो एक रीजन हो सकता है। क्वार्टर में थोड़ा सा दूसरी कंपनियों का सेल थोड़ा आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन लगे, लेकिन ये फेस्टिव सीजन मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। इंक्वायरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आप अगर बढ़िया लॉन्चेस करते हैं तो मेरे को लगता है कि सेल आपकी बहुत जबरदस्त होगी। आपने लॉन्च किए क्या 1-2? हाँ, हमने एक लॉन्च अभी किया है। बाकी हमारे काफी अच्छे लॉन्चेस प्लान्ड है इस क्वार्टर में। अच्छा, इस क्वार्टर में और करेंगे, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है। एक चीज़ बताइए सर, ये जो 3-4 BHK आप बता रहे हैं, इसके दाम वाम बढ़ाए आपने क्या, और एवरेज टिकट साइज क्या है इनका? देखिए, डिपेंड करता है। हम ज्यादातर इनकम हाउसिंग में है, तो हमारा अगर आप देखेंगे 3 बेडरूम करीबन 80 से 90 लाख होता है। 4 बेडरूम करीबन 1-20 से 1.5 करोड़ के आसपास जाता है। बाकी अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जाए तो 2-2.25 करोड़ के ऊपर जो है मकान जाता है। तो मेरे को लगता है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें दूसरी बात है कि इन्वेंट्री भी काफी घटी है। क्योंकि अगर आप देखें आज की तारीख में इंडिया में बेंगलोर में लोएस्ट इन्वेंट्री है, करीबन 12 या 13 मंथ की इन्वेंट्री है। तो मेरे को लगता है कि आगे इसकी डिमांड बनी रहेगी, और लोग जो हैं वापस अफोर्डेबिलिटी लेवल पे तय कर रहे हैं। अफोर्डेबल में भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। जो 3-4 बेडरूम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अगर आप देखें, खाली एरिया कम होता है। आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं एक सक्सेसफुल और एक अच्छे रेजिडेंशियल के, वो वहीं रहते हैं। तो दोनों जगह हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग में
जो डेवलपर्स उनका रुझान कम है, क्योंकि 45 लाख में आज की तारीख में मकान बेचना बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरे-धीरे जो है लोग और डेवलपर्स भी थोड़े बड़े साइजेस में और थोड़े प्राइस इंक्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली ये जो तिमाही की हम लोग चर्चा करें, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जेएलएल के। सबसे ज़्यादा घर बेंगलुरु में बिके हैं 21%, सेकंड नंबर पर हमारा अपना मुंबई 20%, और थर्ड नंबर पे प्लेजेंट सरप्राइज है एनसीआर दिल्ली, जो हमेशा थोड़ा लैग करता था इन्वेंट्री की वजह से, लेकिन 19% के साथ थर्ड नंबर पे वो भी है। तो तीसरी तिमाही का ये ट्रेंड बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एनसीआर में आपने बड़ी बड़ी डील की खबरें सुनी होंगी, तो ये बात अगेन एंड अगेन स्टैब्लिश होती है कि बड़े घर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और उनके प्राइस राइज भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन गौर साहब, एक छोटा सवाल जाते जाते आपसे, अब थोड़ी सी चिंता लोग आईटी में भी कर रहे हैं ना, नौकरियों की, पता नहीं क्या, आप बताइए क्या माहौल है? कह रहे हैं कि कम दे रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, या क्या है ऐसा माहौल? देखिए जी, ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन आईटी में जो डिमांड है, ठीक है, मैं आपकी ग्लोबल अपडेट भी सुनता हूँ, रिसेशन आ सकता है, आईटी में इम्पैक्ट आ सकता है। सर मैं तो प्रेजेंटर हूँ, देखिए मेरा भी मत मानिएगा उसका। वो सब बात अच्छी है, लेकिन क्या है, आईटी का डिमांड, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया को उसने ग्रोथ दी है और ग्रोथ देता रहेगा। और मेरे को लगता है, अगर आज आप अभी भी देखिए, अभी आईआईटी के रिजल्ट्स हैं, कितने लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, टॉप लोग सब कंप्यूटर साइंस में। तो कहीं ना कहीं डिमांड लोगों को दिखती है कि आईटी में डिमांड होगी मैन पावर की भी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और मैंने आपको जैसा बताया, यूनिट टू अगर आप इनकम पर कैपिटा इनकम देखें तो बेंगलोर में 16x ही है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है अगर आपको लोन लेना है। तो मेरे को लगता है ये डिमांड बरकरार रहेगी। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आज की तारीख में, नीरज जी, 1.4 मिलियन लोग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके अपना रिसर्च डेवलप कर रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये आगे बढ़ता जाएगा। जो अभी पीछे नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि आगे 2 साल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और खुलते जाएंगे, तो ये भी डिमांड को एस्केलेट करेंगे। तो मेरे को लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट एक अच्छे टाइम को देख रहा है आफ्टर 10-11 ईयर्स, और मेरे को लगता है ये कंटिन्यू करना चाहिए। और ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन वगैरह ये सब प्ले कर रहे हैं। जो लीडर्स हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं डिलीवरी की तरफ, टुवर्ड्स क्वालिटी, प्राइसिंग। तो मेरे को लगता है ये सब चीजें अच्छी प्ले कर रही है। ऑफ कोर्स रेरा तो है ही वहां पे। नहीं बिल्कुल सही है, और ये बहुत लंबी मंदी के बाद फिर से एक बार रियल एस्टेट आया, और बहुत सारे फैक्टर्स जो गोयल साहब गिना रहे हैं वो बिल्कुल प्ले अप हो रहे हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं। बस हमको चिंता ये थी कि बेंगलोर वाले रेट मुंबई में क्यों नहीं मिलते, कि यहाँ 2 करोड़ का लग्जरी फ्लैट मिल। अब मैं तो शिफ्ट नहीं हो सकता ना सर, मतलब आपसे मैं इसीलिए बार बार टिकट साइज पूछ के अपने मन को संतोष देता हूँ कि बताइए 1.5 करोड़ 2 करोड़ में वहाँ बढ़िया घर मिल जाता है। मुंबई में तो सोच नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये फेस्टिवल अपडेट देने के लिए, और जेएलएल की रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए। गौरव इस समय से जुड़े। गौरव, आप तो मुंबई में रहते हैं, सुना आपने अभी क्या बढ़िया मकान मिलता है बेंगलोर में 2-2.5 करोड़ में, लग्जरी फ्लैट। जी बिल्कुल, अगर आप प्रोजेक्ट्स पे अगर देखेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मुंबई के मुकाबले में सारे एमिनिटीज होती है। तो जब हम सेमिनार्स के लिए जाया करते थे, तो रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो इंसान देखना जरूर चाहता है, ले ना सके भले। तो मैं भी जाता था, देखता था कि कौन से प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, कभी घूमने चले गए फ्रेंड्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ वगैरह गए, तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। और सच में जैसा आपने कहा, काफ़ी माउथ वाटरिंग प्राइसेस है यहाँ पे। तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि इतना 1 BHK का जो प्राइसेस है वहाँ पे आपको 2-3 BHK मिल सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी अगर यहाँ पे मुंबई में आती है तो नथिंग लाइक इट। हाँ, ये हम लोग खाली सोच सकते हैं, ऐसा होना तो नहीं है। अच्छा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में कॉल किया आज, बढ़िया मस्त 20 रुपए ऊपर है, 4-4.5% की तेजी बन रही है। अच्छा, रियल एस्टेट में कोई पसंद आ रहा है आपको? देखिए, रियल एस्टेट में मैं शॉर्ट टर्म में प्ले नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मल्टीपल फेल्ड ब्रेकआउट्स हुए हैं। चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज का देख लो, चाहे आप डीलर्स का देख लो, ब्रिगेड फॉर दैट मैटर वो देख लो। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन था आपका 1-1.5 साल का, और हमको ब्रेकआउट देखने मिला 540-545 के ऊपर। स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन अभी ब्रेकआउट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं फेल्ड ब्रेकआउट्स को फिलहाल प्ले नहीं करूँगा। लॉन्गर टर्म का अगर आपका नजरिया है 1-1.5 साल का, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा अपटिक आ रहा है सेलिंग में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि DLF अच्छा रहेगा। अगर आप उसके वीकली या मंथली
चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम बना था निफ्टी रियल्टी के अंदर, उसका ब्रेकआउट हो, उसका रीटेस्ट हो रहा है, वहीं से बाउंस हो रहा है। सिमिलर सेटअप जो है मिरर इमेज वो डीएलएफ का है, उसके कारण मंथली चार्ट देखेंगे मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो रहा है। तो अगर आपका नजरिया कुछ सालों का है तो मेरे हिसाब से डीएलएफ का काफ़ी क्लेवरली पोजीशन है, रिस्क बॉडी फेवरेबल रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा।